हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग आप लोगों के स्कूल में जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है उसके अलग अलग विषय को हल कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग क्लास 10 के बच्चों को जो मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित के लिए दिया गया था उसके पहले भाग को हल किया था। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 यानी क्लास 10 के बच्चों को गणित के लिए जो मॉडल एक्टिविटी टास्क का दूसरा भाग है उसे हम लोग हल करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हर प्रश्न को और उसके उत्तर को अपने कॉपी में नोट करते रहें, जिससे प्रश्न को आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बात और है कि हमने गणित के क्लास 10 के गणित के लिए जो अलग अलग पाठ है हम लोगों की किताब में, उसके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हमने उपलब्ध कराया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पाठों को देख सकते हैं, साथ ही साथ वहां से अपनी पढ़ाई को भी कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 के जो प्रश्न दिए गए हैं उसे देख पा रहे होंगे। यहाँ कुल हम लोगों को 6 प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग इन 6 प्रश्नों को आज की वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प को चुनकर लिखना है। प्रश्न दिया गया है, वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी निश्चित परिमाण मूलधन के n वर्ष का सरल ब्याज ये है। तो हमें मूलधन का परिमाण निकालना है। तो हल हम कैसे करेंगे? देखो, हमने मान लिया समय हमें दिया गया है n वर्ष और हमें ब्याज दर जिसे हम R लिखते हैं वो है 8%। इसीलिए साधारण ब्याज इस पर अगर हम मान बैठाएं तो प्रश्न के अनुसार XNR/100 ये है PNR/25। देख पा रहे हो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को काटेगी और ये संख्या भी एक दूसरे को काटेगी। तो हमें यहां से जो x का मान मिल रहा है वो है 4p। इसीलिए मूलधन का परिमाण है ₹. प्रश्न संख्या 2। पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। हमने मान लिया अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है h/h। इसका मान हमें दिया गया है 1/2। और क्या दिया गया है हमें? और हमें दिया गया है दोनों बेलन के आधार के परिधि का अनुपात। तो हम जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है वह होता है वृत्त के आकार का और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो हमें दिया गया है 2πr/2πR। इसका मान दिया गया है 3/4। इसीलिए हमें ज्ञात क्या करना है? तो दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अब बेलन का आयतन क्या होता है ये फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे। इसीलिए ये होगा πr² स्मॉल h बाई πR² कैपिटल H। पाई एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगी r/r का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल h बाई कैपिटल H। स्मॉलर बाई कैपिटल R ये मान हम लोग यहां से जानते हैं कितना, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल h बाई कैपिटल H ये हम यहां से जानते हैं। तो ये होगा 1/2 यानी हो गया 9/16 इंटू 1/2। तो इसे गुना करोगे तो मिलेगा 9/32। तो ये है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 का 2 हमें दिया गया है कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC परस्पर लंबवत स्थित हैं।
चित्र में देख पा रहे हो ए बी और ए सी वृत्त की जीवा है जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत खड़ी है, यानी ये जो कोण है उस कोण का मान है 90 डिग्री। ए बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त के अर्धव्यास का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से इस चित्र को अगर तुम देखोगे तो हमें ये जो कोण ए है वह 90 डिग्री है और वृत्त के क्षेत्र में ये तभी हो सकता है यदि ए अर्धवृत्त का कोण है, अर्थात चूंकि कोण बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसीलिए अगर ये अर्धवृत्त का कोण है तो बी सी क्या होगी? बी सी होगी वृत्त का व्यास। अब यहां अगर हम मान बैठाएं तो ए बी का मान है 4 और ए सी की लंबाई है 3। यानी 1/2 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी ये होगा 2.5 सेंटीमीटर और यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 3, किसी मूलधन के 2 वर्षों के सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपए और 8,652 रुपया है, तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर हमें निर्णय करनी है। चलो इस प्रश्न को समझने से पहले हम एक स्लाइड देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो मुख्य अंतर है, इस स्लाइड में हम लोग उस चीज को देखेंगे। इसको ध्यान से देखना ताकि अभी जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत आसानी से हम लोग हल कर पाए। मान लो हमने मूलधन 1,000 रुपए रखा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है 1,000 का 10% यानी 100 रुपया प्रथम वर्ष ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 100 रुपया ही ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपए और इसी तरह से हर वर्ष 100 रुपया ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष अगर हमें 1,000 रुपए का 10% के हिसाब से 100 रुपया ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष तो 100 रुपया मिलना ही है, लेकिन पहले वर्ष जो 100 रुपया हम लोगों को ब्याज मिला था उसके ऊपर भी हमें ब्याज मिलेगा 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपए। तीसरे वर्ष इस 100 रुपए का ब्याज जो 10 रुपया मिलना है वो भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ जो 10 रुपया हमें ब्याज मिला था दूसरे वर्ष इसका भी ब्याज हमें तीसरे वर्ष मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान दो, दूसरे वर्ष जो हमें 100 रुपया ब्याज मिला था इसका भी हमें ब्याज मिलेगा 10 रुपए, यानी तीसरे वर्ष हमें 1,000 रुपए का ब्याज 100 रुपए, इस 100 रुपए का ब्याज यहाँ 10 रुपए, फिर इस 100 रुपए का भी ब्याज 10 रुपए और यहाँ जो 10 रुपया ब्याज मिला है इसका भी ब्याज 10% यानी 1 रुपए। इस तरह से कुल 121 रुपए हमें ब्याज मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, हमें इस प्रश्न में मूलधन क्या है हमें नहीं पता है, पर यह पता है कि जो साधारण ब्याज है वह 8,400 रुपए है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 8,400 रुपए 2 वर्षों का, अर्थात पहले वर्ष 4,200 रुपए मिले होंगे और दूसरे वर्ष भी 4,200 रुपए ही मिला होगा उसे। लेकिन ध्यान, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा है? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है कि पहले वर्ष जो ब्याज है वो तो है ही, लेकिन दूसरे वर्ष ये जो ब्याज है इसका भी यहाँ ब्याज मिलता है, हमने तो यही पढ़ा है। अब ध्यान दो कितना अंतर है, कुल हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 8,652 रुपए, तो यहाँ हमें कितना मिला है? यहाँ हमें मिला है 4,452 रुपए, यानी ये जो ब्याज में अंतर आया वो अंतर किसका है? वो इस रुपए का जो ब्याज है वही एक्स्ट्रा यहाँ हमें मिला है। यानी कितना हमें एक्स्ट्रा मिला? ध्यान दो, साधारण ब्याज के रूप में हमें यहाँ 4,200 रुपये ही मिलने थे, लेकिन हमें मिला है 4,452 रुपए, यानी हमें 252 रुपए अधिक मिले हैं। ये जो 252 रुपए है वो है 4,200 का ब्याज। आशा है तुम इससे समझ पाए होगे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दिया गया है 8,400 रुपए, इसीलिए
एक वर्ष का साधारण ब्याज 8,400 बट्टा 2 यानी 4,200 रुपए। अब 4,200 रुपए का एक वर्ष का ब्याज ये कितना है? तो ध्यान दो, इन दोनों का जो अंतर था वही तो एक्स्ट्रा मिल रहा था, यानी 252 रुपए। अब देखो, चूंकि मूलधन यहां पर हो गया 4,200 रुपए, समय हो गया एक वर्ष, और ब्याज यानी साधारण ब्याज यह है 252 रुपए। तो हमें ब्याज दर निकालनी है। इसीलिए ब्याज दर है 6%। अब हमें निकालना है मूलधन, ध्यान दो, इसीलिए पी का ब्याज है 8,400 रुपए, कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो ये होगा 8,400, कितना वर्ष? 2 वर्षों के लिए। और ब्याज दर कितना है? अभी अभी हमने निकाला 6%, 70,000 रुपए। और यह है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके दोनों बीजों का अनुपात है 1:r। तो हमें ये प्रमाणित करनी है। इसका हम लोग हल करके देखते हैं। हमने माना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ प्रश्न में टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है, ये इक्वल टू 0 के दोनों मूल हमने मान लिए क्या है? 1:r। अब ध्यान दो, 1:r। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अनुपात को हटाकर दोनों के साथ अल्फा लिखते हैं, यानी पहला जो मूल है वो है अल्फा और दूसरा मूल है आर अल्फा। अब ध्यान दो, यहां से हम क्या जानते हैं? इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। मूल हमारे कौन है? अल्फा प्लस आर अल्फा, ये है माइनस बी बाई ए। यहां से तुम अल्फा कॉमन लोगे तो मिलेगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी तुम्हें अल्फा का मान कितना मिला? माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस आर। दोनों का गुणनफल क्या होगा? ये होगा सी बाई ए, जानते हैं हम लोग। और यहाँ मूल कौन है? अल्फा इंटू आर अल्फा, ये होगा सी बाई ए, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 में हमें अल्फा का मान पता है, तो हम यहाँ अल्फा का मान अगर लिख दें तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलेगा माइनस बी बाई ए इंटू 1 प्लस आर, उसका होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू सी बाई ए। ये कहां से मिला? ये हमें मिला समीकरण 1 से। अब ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ ऊपर आएगा आर इज इक्वल टू सी बाई ए। दोनों तरफ से देख रहे हो, एक ए एक दूसरे को काटेगी। तो हमें अगर इसे हल करें तो क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिल रहा है ए इंटू सी, यानी ए सी इंटू 1 प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आर। अब ध्यान दो, यहाँ 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बाई इस आर को हम यहाँ लाए, यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई ए सी या सी ए। अब यहाँ ये आर होगा, मैंने पहले ही कहा है टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है, यहाँ आर होगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 5, हमें दिया गया है कि यदि किसी वृत्त के केंद्रगामी कोई सरल रेखा उसी वृत्त के किसी जीवा को समद्विभाजित करे। हमें दिया गया है कि O केंद्र वाली एक वृत्त है, इसके केंद्र O से एक सरल रेखा गुजर रही है जो जीवा AB को समद्विभाजित करती है, यानी
AD और BD इन दोनों की लंबाई आपस में समान है। हमें सिद्ध करना है कि यह OD सरल रेखा AB के ऊपर लंब है, यानी यह कोण ODA 90 डिग्री है। इसको हमने कैसे हल करना है उसे हम लोग देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है OD लंब है AB पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक रचना करनी होगी। हमने OA तथा OB को मिलाया। हमने तुलना किया त्रिभुज OAD एवं त्रिभुज OBD में। यहां तुलना करने से हमें क्या मिल रहा है देखो थोड़ा। हमें AD और BD आपस में बराबर है। कहां से हमें ये पता चला, तो हमें ये दिया गया है OA और OB ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है OD और OD ये आपस में बराबर है। ध्यान दो, OA OB बराबर हुई और OD ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो इन दोनों त्रिभुजों के तीन भुजाएं आपस में हम देख रहे हैं समान है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBD ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम है तो इस दोनों त्रिभुज का सब भुजा और सब कोण भी आपस में समान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कोण, इसीलिए कोण ODA और कोण ODB आपस में समान होगी। लेकिन ये देखो एक ही सरल रेखा पर स्थित है दोनों कोण। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोण ODA और ODB एक ही सरल रेखा पर स्थित है। और हम जान रहे हैं कि ये पूरा कोण का मान कितना होगा, ये चूंकि सरल कोण है इसका मान होगा 180 डिग्री। इसीलिए कोण ODA प्लस कोण ODB इस दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 180 डिग्री। इसीलिए कोण ODA प्लस ये कोण, अब देखो यहां से हम कोण ODB को कोण ODA लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री, यानी ये हो गया 2 इंटू एंगल ODA, ये हुआ 180 डिग्री। तो हमें क्या मिल रहा है, इसीलिए एंगल ODA ये होगा 180 डिग्री बाई 2। अगर ये कोण 90 डिग्री है, यानी हम कह सकते हैं कि OD क्या है, AD पर लंब है, AD या AB। इसीलिए OD लंब है AB पर, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रश्न संख्या 6 हमें दिया गया है किसी लंब वृत्ताकार वेलन की ऊंचाई उस वेलन के आधार के अर्धव्यास की 2 गुनी। यहाँ चित्र में देखो हमने एक बेलन बनाया है जिसके आधार का अर्धव्यास हमने लिया है R। उस हिसाब से उसकी जो ऊंचाई होगी वह अर्धव्यास की 2 गुनी यानी 2R होगा। अब हमें कह रहा है यदि उस बेलन की ऊंचाई आधार के अर्धव्यास की 6 गुनी होती तो बेलन का आयतन 539 डेसीमीटर क्यूब अधिक होता। तो उस बेलन की ऊंचाई क्या है। अब इसे हम लोग कैसे हल करते हैं, देखो हमने मान लिया इसीलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। यहां अगर मान बैठाओ तो ये होगा पाई R स्क्वायर इंटू H। ऊंचाई कितनी है, ये है 2R, यानी ये हो गया 2 इंटू पाई का मतलब हुआ 22/7, R स्क्वायर इंटू R ये होगा R क्यूब। अब नए बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो कह रहा है
ऊंचाई आधार के अर्धव्यास की 6 गुनी, अर्धव्यास r है तो उसकी 6 गुनी 6r डेसीमीटर। इसीलिए अब हमें कह रहा है कि बेलन का आयतन 539 डेसीमीटर क्यूब अधिक होता। कितनी अधिक है देख लेते हैं। जो नया बेलन है उसका आयतन है 6 × 22/7 r³ और जो पहले वाली बेलन है उसका आयतन है 2 × 22/7 r³। तो नए वाले बेलन का आयतन ज्यादा है। कितना ज्यादा है माइनस करके निकलेगा। और किताब के अनुसार ये ज्यादा कितना है 539 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया 539। अब यहां से देख रहे हो r³ कॉमन आएगा, 22/7 भी कॉमन आएगा, तो हमें मिलेगा 6 - 2 यानी 539। इसे यदि हम लोग हल करें तो हमें मिलेगा, ये दोनों संख्या 11 से कटेगी, तो हमें मिल रहा है r³ = 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7 और एक 7 यहाँ ऑलरेडी है, डिवाइड बाई 2 × 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 यानी r³ हम लिख सकते हैं 7/2 का होल क्यूब। इसीलिए हमें ज्ञात क्या करनी है, देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, उस बेलन की ऊंचाई निर्णय करो। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2r। इसीलिए ये होगा 7 डेसीमीटर।